नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ड्राफ्टमैन सिविल के फर्स्ट ईयर के टॉपिक ब्रिक मैसनरी, जिसे ईंट चिनाई कहते हैं, कि इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है मुबशिर अली सिद्दीकी, अनुदेशक ड्राफ्टमैन सिविल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊंचाहार रायबरेली से। आज के इस प्रशिक्षण में हम जानेंगे कि चिनाई किसे कहते हैं और ईंट चिनाई के क्या क्या लाभ है, क्यों हम ईंट चिनाई को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और उसमें प्रयुक्त होने वाले तकनीकी शब्दों के बारे में हम जानेंगे, और ईंट चिनाई की चाल के बारे में जानेंगे, किस तरीके से ईंटों को आपस में बांधा जाता है, उसकी चिनाई की जाती है, और ईंट चिनाई के लिए प्रयुक्त होने वाले आवश्यक उपकरणों के बारे में जानेंगे। इससे पिछली कक्षा में हम जान चुके हैं कि ईंट किसे कहते हैं, उसके अंदर के रासायनिक संगठन क्या क्या होते हैं, जिसे आप ध्यान में रखेंगे। ईंट का स्टैंडर्ड साइज़, मॉड्यूलर साइज़ और ट्रेडिशनल साइज़ के बारे में भी आप जान चुके हैं। किस प्रकार से ईंट को पकाया जाता है, किस प्रकार से ईंट को बनाया जाता है, सारी चीज़ें जान चुके हैं। और उसके ऊपर किस प्रकार के टेस्ट होते हैं, जैसे लंबाई के, वाटर एब्जॉर्प्शन के, उसकी सामर्थ्यता के, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज सिर्फ जानेंगे हम उसकी चाल के बारे में, किस प्रकार से उसे चिना जाता है। शुरुआत करते हैं चिनाई से। चिनाई किसे कहते हैं? तो बिल्डिंग ब्लॉक जैसे ईंट या पत्थर को बंधक सामग्री द्वारा बांधने की कला को चिनाई या मशीनरी कहते हैं। किसके द्वारा? बंधक सामग्री द्वारा ईंट या पत्थर की को बांधने की कला को किसे कहते हैं? चिनाई कहते हैं। कला को चिनाई या मशीनरी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मशीनरी। अब इसके दो महत्वपूर्ण घटक हो गए, जैसा आप जान ही रहे हैं। अगर ईंटे को बंधक सामग्री द्वारा बांधा जा रहा है तो वो हो गई ईंट चिनाई, अगर पत्थर को बांधा जा रहा होगा तो वो हो गई हमारी पत्थर चिनाई। दो महत्वपूर्ण घटक कौन से हो गए? एक तो हमारा ईंट खुद, क्योंकि इसे चिना जा रहा है, किसके द्वारा चिना जा रहा है? मसाले के द्वारा, जो कि हमारी बंधक सामग्री है। मसाला हमारा कोई भी हो सकता है, चाहे सीमेंट मोर्टार हो, चाहे लाइम मोर्टार हो, चाहे मड मोर्टार हो, और निश्चित अनुपात में उसे मिलाया जाता है, चाहे 1:2 हो, चाहे 1:4 हो, चाहे 1:6 हो। तो इस तरीके से चिनाई को परिभाषित किया गया है। आगे हम जानेंगे कि ईंट चिनाई के क्या क्या लाभ हैं, क्यों ईंट चिनाई को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसका ही क्या है कि ईंट का जो आकार है, उसकी आकृति है, वो समान होती है। आकार समान आकार होता है, इसलिए इन्हें किसी भी निश्चित प्रारूप में लेकर चिनाई कर सकते हैं। शेप सेम होने की वजह से कोई भी एक निश्चित प्रारूप में इसकी चिनाई कर सकते हैं। भार में हल्की होती है। आप जानते ही हैं इसका स्टैंडर्ड वेट, एक अच्छी ईंट का स्टैंडर्ड वेट पिछली कक्षा में बताया था आपको, 3 से 3.5 किलो के बीच होता है। तो भार में हल्की होती है, आकार में छोटी होने के कारण इन्हें हाथ में लेकर आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है। ईंटों को किसी भी प्रकार की ड्रेसिंग की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी प्रकार की ड्रेसिंग की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ईंट जो हमारी बन के आती है वेल इन शेप होती है, आकार में होती है, तो उसे किसी भी प्रकार की ड्रेसिंग की आवश्यकता नहीं होती है। और हालांकि इसके ऊपर प्लास्टर भी किया जाता है, तो सारी जो इसके ऐब होते हैं वो छुप जाते हैं। ईंट की चिनाई अकुशल कारीगर भी कर सकता है। अगर एक लेबर आदमी है, अगर उसे थोड़ी सी भी नॉलेज है ईंट चिनाई की, तो वो इससे आसानी से कर सकता है चिनाई। ये आसानी से उपलब्ध होती है, हर जगह आसानी से मिल जाती है। साज सज्जा का कार्य भी आसानी से किया जा सकता है। साज सज्जा से क्या तात्पर्य है आपका? जितने भी आर्किटेक्चरल व्यू होते हैं किसी भवन में, जो कि लोड बेयरिंग का काम नहीं करते, सिर्फ एक लुक देने का कार्य करते हैं, कई कई तरह की डिज़ाइन होती हैं, तो वो साज सज्जा का कार्य भी ईंट के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। इसके द्वारा हल्की विभाजक व फिलर दीवार का निर्माण भी आसानी से किया जा सकता है। पार्टीशन वॉल टाइप हो गई, फिलर वॉल हो गई, तो उनको भी आसानी से किया जा सकता है। तो ये हमारे थे ईंट चिनाई के लाभ। अब जानेंगे कुछ तकनीकी शब्दों के बारे में, क्योंकि चिनाई होने जा रही है तो उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि क्या क्या हमारी चिनाई में तकनीकी शब्द आ रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा तकनीकी शब्द होता है फ्रॉग। फ्रॉग ये क्या होता है? यह ईंट की ऊपरी सतह पर बना एक डिप्रेशन होता है, जो एक की का कार्य करता है। आपको उस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये हमारी ईंट है, ईंट के ऊपर ये एक डिप्रेशन बना होता है। इसमें आपने देखा होगा अपने घरों में, जहाँ जिस जगह से ईंट बन के आई तो उसके नाम लिखे होते हैं, कुछ कीवर्ड लिखे होते हैं, ABC टाइप का कुछ लिखा होता है। तो ये एक क्या कहते हैं, इसे फ्रॉग कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? ये मजबूती प्रदान करता है। कैसे?
जब इसे दीवार पे चिना जाता है, मसाला इसमें भरा जाता है, तो ईंट के ऊपर ईंट आती है, तो इस मसाले में भी आएगा, मसाले इसके अंदर भी आएगा फ्रॉग के अंदर, जो कि एक की का कार्य करता है, जमने के बाद एक की का कार्य करता है। आपस में जब दीवार को टिल्ट होने से ये रोकता है, तो एक मजबूती प्रदान करता है बॉन्ड में। ये हो गया हमारा फ्रॉग। स्ट्रेचर, दीवार की फलक के समानांतर लगाई जाने वाली ईंट स्ट्रेचर कहलाती है। आसान से भाषा में अगर समझना चाहे हमसे, यदि ईंट को इस प्रकार से देखा जाए कि उसकी सिर्फ वो लंबाई और ऊंचाई दिखाई दे, ईंट को इस प्रकार से देखा जाए कि उसकी लंबाई और ऊंचाई दिखाई दे, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी स्ट्रेचर। ये फेस आप देखिए जिस पे ए लिखा हुआ है, ये फेस आपका क्या कहलाएगा? स्ट्रेचर, क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी लंबाई और ऊंचाई दिख रही है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेचर। अब बात करते हैं हेडर की। हेडर क्या है? यदि ईंट को इस प्रकार से देखा जाए कि उसकी चौड़ाई और ऊंचाई हमें दिखाई दे, तो वो कहलाएगा हमारा हेडर। अब यहाँ पे बी पार्ट आप देखिए, इस पार्ट में आपकी सिर्फ चौड़ाई और ऊंचाई दिखाई दे रही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? हेडर। अब बात करते हैं, एक टर्म है कोर्स। कोर्स को हिंदी में रद्दा भी कहते हैं, इससे आप समझ ही गए होंगे कि रद्दा क्या होता है। कोई भी लेयर, चिनाई की कोई भी लेयर आपकी क्या कहलाती है? कोर्स। क्षैतिज परत आपकी कोर्स कहलाती है। अब कोर्स से जब बात आती है तो एक आता है टर्म हमारा हेडर कोर्स। तो जैसा आपको बताया हमने कि हेडर वो है जिसमें सिर्फ ईंट की चौड़ाई और ऊंचाई दिखे, हेडर कहलाता है। अगर पूरे रद्दे में पूरे कोर्स में, क्षैतिज परत में ईंट की सिर्फ चौड़ाई और ऊंचाई दिखाई दे, तो वो कैसा कहलाएगा? कोर्स। हेडर कोर्स। वह कोर्स जिसमें ब्रिक या ईंट का सिर्फ हेडर दिखता है, हेडर कोर्स कहलाता है। इसी प्रकार से स्ट्रेचर कोर्स होता है। वह कोर्स जिसमें ईंट या ब्रिक का सिर्फ स्ट्रेचर दिखता है, स्ट्रेचर कोर्स कहलाता है। तो ये हो गया हमारे कोर्स। एक टर्म यूज होता है फेस। फेस का क्या तात्पर्य है? दीवार के दो फेस होते हैं, एक बाहरी एक आंतरिक। तो जो बाहरी फेस होगा, जो वातावरण की तरफ होगा, वो कौन सा कहलाएगा? फेस। और जो आंतरिक सतह होगी वो कौन सी कहलाएगी? बैक। तो बाह्य वातावरण की ओर की सतह फेस कहलाती है और दीवार की आंतरिक सतह बैक कहलाती है। अगला टर्म है इसमें हल्टिंग। हल्टिंग क्या होता है? फेसिंग और बैकिंग के बीच का भाग हल्टिंग कहलाता है। जो मतलब फेस का पार्ट हो गया, अलग हो गया, बैक का पार्ट अलग हो गया, उसके बीच का जो भाग आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? बैक। हल्टिंग, सॉरी, फेसिंग और बैकिंग के बीच का भाग हल्टिंग कहलाता है। अगला टर्म है हमारा लैप। लैप क्या होता है? एक सफल ईंट के रद्दे के ऊर्ध्वाधर जोड़ों की बीच की क्षैतिज दूरी आपकी लैप कहलाती है। वर्टिकल जॉइंट जितने भी आते हैं, मान लीजिए ये हमारी ईंट है, इस तरीके से चिनाई है ये हमारी, तो ये चिनाई के वर्टिकल जॉइंट जो हैं इनके बीच की दूरी ये क्या कहलाएगी? आपकी लैप। ये आपकी कहलाती है लैप। इसी प्रकार से एक होता है बेड। जिस सतह पर ईंट बिछाई जाती है उसे बेड या आधार कहा जाता है। जिस सतह पे ईंट बिछाई जाएगी उसे बेड या आधार कहेंगे। परपेंट्स। परपेंट्स क्या होता है? ऊर्ध्वाधर जोड़ों को सम्मिलित करने वाली एक काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखा परपेंट्स कहलाती है। इसी डायग्राम में समझ लेते हैं। जैसे ये हमारी चिनाई है, तो ये वर्टिकल जॉइंट एक ये आ रहे हैं, ये काल्पनिक रेखा है, क्योंकि यहाँ पे एक ईंट का जोड़ आ रहा है, एक जोड़ यहाँ पे आ रहा है, एक जोड़ यहाँ आ रहा है। तो इन वर्टिकल जोड़ों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी? परपेंट्स कहलाएगी। कुछ क्लोजर इस्तेमाल होते हैं ईंट की चिनाई में। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा क्वीन क्लोजर। कौन सा होता है? ईंट की लंबाई के समांतर आधी चौड़ाई से काटी गई ईंट क्वीन क्लोजर कहलाती है। डायग्राम में आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ईंट को इस प्रकार से काटा गया है कि उसकी लंबाई तो पूरी है लेकिन उसकी चौड़ाई आधी हो गई है। तो इस प्रकार से जब ईंट को काटा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? हमारा क्वीन क्लोजर कहलाएगा। अगला टर्म है हमारा किंग क्लोजर। समूची ईंट को लंबाई के मध्य बिंदु व चौड़ाई के मध्य बिंदु को
मिलाने वाली रेखा से काटने पर प्राप्त भाग क्लोजर कहलाता है। इस डायग्राम में आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि लंबाई का मध्य बिंदु ये लिया, चौड़ाई का मध्य बिंदु ये लिया, इतने भाग को हमने काट दिया, अलग कर दिया। जो पार्ट हमारा बचा वो क्या कहलाया? किंग क्लोजर कहलाता है वो। एक हमारा टर्म है बेवेल्ड क्लोजर। ये क्या है? ईंट की चौड़ाई के मध्य बिंदु व दूसरे सिरे की चौड़ाई के सतह के किनारे से मिलाने वाली रेखा से काटने पर प्राप्त ढालू भाग बेवेल्ड क्लोजर कहलाता है। डायग्राम से समझते हैं इसे। चौड़ाई का मध्य बिंदु लिया और एक चौड़ाई का फेस लिया। अब इतने पार्ट को हमने काट के अलग कर दिया। जब इतने पार्ट को हमने काट के अलग कर दिया, जो बचा हुआ भाग हमारा है टेपर नुमा, वो क्या कहलाएगा? बेवेल्ड क्लोजर कहलाएगा। एक होता है हमारा मीटर्ड क्लोजर। तो ईंट की लंबाई के सापेक्ष 45 से 60 अंश के कोण बनाती हुई रेखा बनाने पर जो उस भाग को काटा जाता है, जो भाग हमारे पास बचेगा वो कहलाएगा हमारा मीटर्ड क्लोजर। डायग्राम से समझते हैं इसे। ये हमारी ईंट है, ईंट का एक सिरा लिया, इससे 45 से 60 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा हमने बनाई। इस रेखा के सापेक्ष इतने भाग के हमने काट दिया, काट के अलग कर दिया ये भाग। जो बचा हुआ भाग हमारा है वो क्या कहलाएगा? मीटर्ड क्लोजर। इसी प्रकार से कुछ बैट यूज होते हैं चिनाई में। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा हाफ बैट, एक होता है बेवेल्ड, एक होता है 3/4। हाफ का मतलब क्या है कि हाफ हो गई ईंट, ईंट को हाफ कर दिया गया, हाफ बैट। और 3/4 यानी 3/4 की ईंट, और 3/4 फिर हो गई बेवेल्ड। बेवेल्ड जैसा कि आपको बताया था, टेपर नुमा ईंट को काट दिया गया, ये हो गई हमारी बेवेल्ड। अब बात करते हैं ईंट में, ईंट चिनाई की चाल के ऊपर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्ट्रेचर बॉन्ड से। किस तरीके से ईंटों की चिनाई की जाती है उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है स्ट्रेचर बॉन्ड, जो सबसे आसान बॉन्ड है, स्ट्रेचर चाल या बॉन्ड। तो चिनाई की इस चाल में सभी ईंट लंबाई के सापेक्ष लगाई जाती हैं। आप इसमें देख रहे होंगे कि ईंट का ये पार्ट क्या है? स्ट्रेचर। सारे पार्ट आपके स्ट्रेचर हैं। स्ट्रेचर क्या होता है बताया था आपको, जिसमें लंबाई और उसकी ऊंचाई दिखाई दे, स्ट्रेचर कहलाता है। एक बात गौर करने वाली है कि आप इसमें देख रहे होंगे जॉइंट एक के ऊपर एक नहीं आ रहे हैं, एक के ऊपर एक जॉइंट नहीं आ रहे। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि यदि किसी दीवार के जॉइंट एक के ऊपर एक आ रहे हों और उसके ऊपर कोई भार लगाया जाएगा तो वो उस जॉइंट से टूटने का डर रहता है, इसलिए इन जॉइंट को आगे पीछे किया जाता है। कैसे आगे पीछे करेंगे? यहाँ पे आपके जो साइड में दीवार आ रही होगी तो यहाँ पे आपका ब्रिक का हाफ पार्ट दिखाई देगा, तो जिसे बैट के रूप में भी कहते हैं। तो ये आपका पार्ट आगे पीछे इस तरीके से किया जाता है कि आपके ऊर्ध्वाधर जॉइंट एक के ऊपर एक ना आए। इस तरीके से आइसोमेट्रिक व्यू में इसमें ज़्यादा क्लियर आ जाएगा। देखिए ये स्ट्रेचर दिख रहा है, ये स्ट्रेचर है, ये स्ट्रेचर है, ये भी स्ट्रेचर है, ये भी स्ट्रेचर है, लेकिन जॉइंट इस प्रकार से किए गए कि यहाँ पे आपको सिर्फ हेडर दिख रहा है, लेकिन सारे जॉइंट आपके स्ट्रेचर हैं। तो इस तरीके से चिनाई इसकी की जाती है ताकि जो ऊर्ध्वाधर जॉइंट एक के ऊपर एक ना आए। तो ये था हमारा स्ट्रेचर बॉन्ड। अगला है हमारा हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड क्या है? चिनाई की इस चाल में सभी ईंट चौड़ाई के सापेक्ष लगाई जाती हैं। हेडर आप जान ही चुके हैं, जिसमें ईंट की सिर्फ चौड़ाई और ऊंचाई दिखाई देगी, वो आपका कहलाएगा हेडर बॉन्ड। तो इसमें देखिए सारे हेडर हैं आपके, हर जगह आपके हेडर लगे हुए हैं। और इसे भी इस तरीके से चिना जाता है कि आपके वर्टिकल जॉइंट एक के ऊपर एक ना आए, आगे पीछे आए। हेडर बॉन्ड का आइसोमेट्रिक व्यू आपका ये है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए हेडर आ रहे हैं, हेडर हेडर हेडर, और इसमें एक के ऊपर एक जॉइंट ना है, इसके लिए क्या यूज किया गया? 3/4 बैट, इसका इस्तेमाल किया गया ताकि एक के ऊपर एक आपके जॉइंट ना आए। ये था हमारा हेडर बॉन्ड। अगला जो सबसे प्रचलित बॉन्ड है वो है आपका इंग्लिश बॉन्ड। सबसे ज़्यादा यूज इसी का होता है, सबसे ज़्यादा मजबूती भी यही देता है। किस तरह का बॉन्ड है, कैसे बनता है ये? तो इसमें देखते हैं कि
इस चाल में हेडर व स्ट्रेचर के स्तर एकांतरित क्रम में होते हैं। हेडर व स्ट्रेचर के स्तर एकांतरित क्रम में होते हैं। डायग्राम से समझते हैं। पहला हेडर कोर्स आ गया आपका, इसके बाद स्ट्रेचर कोर्स आ गया, फिर हेडर कोर्स आ गया, फिर स्ट्रेचर कोर्स आ गया। हेडर कोर्स में सारे हेडर हैं, स्ट्रेचर कोर्स में सारे स्ट्रेचर हैं। इसी प्रकार से एकांतरित क्रम में इसे चुना जाता है। इसमें भी वही प्रोसेस है, एक के ऊपर एक जॉइंट ना है, क्या लगाएंगे इसमें, क्वीन क्लोजर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्वीन क्लोजर का इस्तेमाल किया जाता है। इस चाल में हेडर के बाद क्वीन क्लोजर का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम में आ भी सकता है कि इंग्लिश बॉन्ड में किसका प्रयोग करते हैं, या फिर हेडर बॉन्ड में एक के ऊपर एक दूसरा जॉइंट ना है तो किसका प्रयोग करते हैं। तो ये इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे, क्वीन क्लोजर का। ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू है, आप देख रहे हैं ये सारे हेडर हैं, यहाँ पे हेडर की लाइन है, उसके बाद ये स्ट्रेचर की लाइन है, और एक के ऊपर एक जॉइंट ना आए तो ये आ गया आपका क्वीन क्लोजर। और किस तरीके से इसे हम दर्शाते हैं अपने ड्राइंग में एज अ ड्राफ्टमैन, ये भी जानना चाहिए कि देखिए ये प्लान के रूप में दर्शाया जाता है, आइसोमेट्रिक व्यू के रूप में दर्शाया जाता है, एलिवेशन के टाइप में दर्शाया जाता है। एलिवेशन हम दिखा चुके हैं, आपका आइसोमेट्रिक व्यू ये रहा। और प्लान कैसे दर्शाते हैं, इसमें रद्दे की तरह दर्शाते हैं, ऑड रद्दा, इवन रद्दा। तो ऑड रद्दे से क्या तात्पर्य है कि पहला रद्दा, तीसरा रद्दा, पांचवा रद्दा, और इवन से क्या तात्पर्य है, दूसरा रद्दा, चौथा रद्दा, छठा रद्दा, क्योंकि रद्दे एक के ऊपर एक रिपीट होते रहते हैं। वॉल के थिकनेस को दर्शाते हैं हम। तो जैसे इसमें था हमारा कि ये स्ट्रेचर लाइन चली आई, स्ट्रेचर लाइन चली आई, ये पहला रद्दा है स्ट्रेचर का, इसमें यहाँ पे क्वीन का इस्तेमाल किया और ये इसके परपेंडिकुलर हमारी हेडर लाइन चली गई। अब जब दूसरा रद्दा इस पर बिछाएंगे तो ये हेडर का बिछाएंगे, ये हेडर लगा, वर्टिकल जॉइंट एक के ऊपर एक ना है तो यहाँ पे क्वीन का इस्तेमाल किया गया, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेचर की लाइन चली गई। तो ये थी हमारी 1 ब्रिक थिक वॉल के लिए। इसी प्रकार से 1.5 ब्रिक थिक वॉल के लिए क्या करते हैं, स्ट्रेचर लाइन चली, पीछे हेडर लाइन है, और एक के ऊपर एक ना है तो क्वीन क्लोजर और हेडर, और पीछे स्ट्रेचर। दूसरे रद्दे में हेडर है, पीछे स्ट्रेचर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये स्ट्रेचर चल रहा है और ये आपका हेडर चल रहा है, और क्वीन क्लोजर का इस्तेमाल किया गया है। अब बात करते हैं, एक बॉन्ड यूज होता है फ्लेमिश बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड होता है, इस चाल में प्रत्येक स्तर में हेडर के बाद स्ट्रेचर व स्ट्रेचर के बाद हेडर लगाया जाता है। ये बात ध्यान देने वाली है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग कि देखिए एक हेडर लगा, फिर स्ट्रेचर लगा, फिर हेडर लगा, स्ट्रेचर, हेडर, स्ट्रेचर। हर रद्दे में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, हर रद्दे में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और ये 2 प्रकार की होती है, फ्लेमिश चाल 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी सिंगल फ्लेमिश चाल, एक होती है डबल फ्लेमिश चाल। सिंगल फ्लेमिश चाल कौन सी होती है, जिस दीवार के सिर्फ एक फेस पर ये बॉन्ड दिखाई दे, फ्लेमिश बॉन्ड, वो कहलाती है हमारी सिंगल फ्लेमिश चाल या सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। और जिस चाल में दोनों दीवार के दोनों फेस पर अगर हमको फ्लेमिश बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो वो कहलाता है हमारा डबल फ्लेमिश बॉन्ड या डबल फ्लेमिश चाल। इसका आइसोमेट्रिक चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू है इसका, इसमें स्ट्रेचर, हेडर, स्ट्रेचर, हेडर, स्ट्रेचर, हेडर, हर रद्दे में इसी तरीके से किया गया, क्वीन का इस्तेमाल किया गया, और बीच बीच में आपके बेड का इस्तेमाल किया गया, बेड का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि बीच में आपके गैप आएगा, उसे भरने के लिए बेड का इस्तेमाल किया गया, जिसे हर्टिंग भी कहते हैं, आपको टेक्निकल टर्म में बता भी चुके हैं। तो इस तरीके से इसकी चिनाई होती है। सिंगल और डबल फ्लेमिश के प्लान के बारे में समझ लेते हैं एक बार। तो देखिए ये डबल फ्लेमिश बॉन्ड है, इसमें रद्दे इस तरीके से लगाए गए, ये आपका क्वीन क्लोजर का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे स्ट्रेचर लगा, फिर हेडर लगा, स्ट्रेचर लगा, हेडर लगा, स्ट्रेचर लगा, और ये हेडर लगा। बीच में जो पार्ट खाली आ रहा है यहाँ पे बेड का इस्तेमाल हो गया। ये हमारा दूसरा रद्दा था। इसी प्रकार से सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में
जिसमें सिर्फ एक फेस पे आपका फ्लेमिश बॉन्ड दिखाएगा, अदर फेस पे आपका इंग्लिश बॉन्ड दिखाई देगा। वो किस तरीके से होती है? जैसे ये पहला रद्दा है हमारा हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर, और इसके पीछे आपके सारे हेडर दिख रहे हैं। और इसके ऊपर का जो रद्दा आएगा, दूसरा रद्दा जो आएगा, स्ट्रेचर आ गया, हेडर आ गया, स्ट्रेचर आ गया, हेडर आ गया, स्ट्रेचर, और पीछे आपके सारे स्ट्रेचर दिख रहे हैं। तो ये था सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, जिसमें एक फेस पे आपका सिर्फ फ्लेमिश बॉन्ड दिख रहा है और बैक फेस पे क्या दिख रहा है? इंग्लिश बॉन्ड दिख रहा है। और डबल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या है? सामने के फेस में भी आपका क्या दिख रहा है? डबल फ्लेमिश बॉन्ड, और बैक इसमें भी दिख रहा है आपका डबल फ्लेमिश बॉन्ड। ये है आपका सिंगल और फ्लेमिश डबल बॉन्ड में अंतर। अब एक यूज होता है हमारा गार्डन वॉल बॉन्ड। गार्डन वॉल बॉन्ड भी दो तरीके के होते हैं, इंग्लिश गार्डन वॉल बॉन्ड और फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड। तो इसमें क्या करते हैं? इस प्रकार की चाल में लगातार 3-4 रद्दों के बाद एक हेडर लगा दिया जाता है। यानी 3-4 रद्दों के बाद एक हेडर को जब लगा दिया जाएगा तो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? हमारा इंग्लिश गार्डन वॉल बॉन्ड। डायग्राम से इसके समझते हैं। ये आपका स्ट्रेचर का रद्दा है, ये आपका स्ट्रेचर रद्दा है। इसके बाद कौन सा रद्दा लगा दिया गया? हेडर का। इसी प्रकार से ये 3 रद्दे आपके स्ट्रेचर के हैं और उसके बाद ये रद्दा हो गया आपका हेडर का। जब इस प्रकार से चिनाई को चिना जाता है तो वो कहलाती है हमारी इंग्लिश गार्डन वॉल बॉन्ड। अगला है हमारा फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड। ये कैसा होता है? इस चाल में प्रत्येक स्तर में 3-4 स्ट्रेचरों के बाद हेडर लगा दिया जाता है। डायग्राम से समझते हैं। जब आपके 2-3 स्ट्रेचर के बाद एक हेडर लगाया जाएगा तो कहलाएगा हमारा फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड। स्ट्रेचर 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 और फिर हेडर। हर रद्दे में यही प्रक्रिया अपनाई गई है। स्ट्रेचर 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 फिर हेडर। 3 स्ट्रेचर के बाद एक हेडर को लगाया गया तो ये आपका क्या कहलाया? फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड। अगला है हमारा रेकिंग बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड होता है? इसमें क्या करते हैं? यह चाल ऐसी है जिसमें दीवार के सामने तथा पीछे ईंटों के बीच की ईंट 0 या 90 अंश पर ना लगाकर किसी अन्य कोण पर लगाई जाती है। जब ईंटों को इस प्रकार लगाया जाए कि वो 90 डिग्री के अंश पर ना हो और उनके बीच हो, 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर वो कोण पे ईंटों को लगाया जा रहा है तो वो कहलाती है हमारी रेकिंग बॉन्ड। 3 तरह की होती हैं, डायगोनल, हैरिंग बोन और जिगजैग बॉन्ड। कौन कौन सी होती हैं? डायगोनल बॉन्ड, हैरिंग बोन बॉन्ड और जिगजैग बॉन्ड। सबसे पहले बात करेंगे रैकिंग बॉन्ड की। रैकिंग बॉन्ड कैसी होती है? रैकिंग बॉन्ड में डायगोनल बॉन्ड की बात करेंगे सबसे पहले। तो कैसी होती है डायगोनल बॉन्ड? ये ज़्यादातर आप बेसिकली आप फ्लोर के ऊपर देखेंगे, फर्श में बनाई जाती है, रोड वगैरह पे बनाई जाती है। इसमें आप देखेंगे कि दोनों साइड ईंटों की पैराफेरी बना दी गई, फिर इसके बीच ईंटों को लगभग 45 अंश के कोण पर बिछा दिया गया। लगभग 45 अंश के कोण पर बिछा दिया गया। तो इस प्रकार से जब ईंट की चिनाई होगी तो वो कहलाएगी हमारी डायगोनल बॉन्ड। इसी प्रकार से बात करते हैं हैरिंग बोन बॉन्ड की। हैरिंग बोन बॉन्ड में क्या करते हैं? बीच की एक रेखा ली और 45 अंश के कोण पर दोनों तरफ ईंट को बिछा दिया गया। तो इस तरीके से जो आपकी बॉन्ड बनी वो कहलाई हमारी हैरिंग बोन बॉन्ड। एक होती है हमारी जिगजैग बॉन्ड। जिगजैग बॉन्ड में जिगजैग तरीके से ईंटों को बिछाया गया तो ये कहलाई हमारी जिगजैग बॉन्ड। ये सब रेकिंग बॉन्ड के अंतर्गत आते हैं। एक होता है हमारा डच बॉन्ड। ये भी इंग्लिश चाल का संशोधित रूप है। इस चाल में क्या करते हैं? अंतर क्या है? सिर्फ कोनों को अधिक मजबूत बनाया जाता है। तो मेन खासियत क्या है इसकी? अंग्रेजी चाल की तरह ही इसमें हेडर व स्ट्रेचर के एकांतरित रद्दे लगाए जाते हैं, लेकिन कोनों पर एकांतरित रद्दों में 3/4 व आधी ईंट का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें बेड का प्रयोग करके ईंटों को चिनाई को ज़्यादा मजबूती प्रदान की जाती है। तो ये कहलाती है हमारी डच बॉन्ड। बाकी सेम आपका इसका कैसा है? इंग्लिश बॉन्ड की तरह है।
अब बात करेंगे ईंट की चिनाई के लिए आवश्यक उपकरणों की। तो सबसे पहला उपकरण आप जानते ही हैं, हथौड़े का इस्तेमाल होता है, ब्रिक हथौड़ा। ईंटों को काटने व रद्दे में ईंटों को ढकेलने के लिए इस्तेमाल होता है। एक होता है हमारा यूज ट्रॉवल का, जिसे हिंदी में कन्नी भी कहते हैं। आप जानते ही हैं, गारे को उठाने और फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। यह आपका डायग्राम है। इसी प्रकार से स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल होता है। स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल कैसे होता है? स्तर की जांच करने हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपका रद्दा जो लगा है वो क्षैतिज है कि नहीं, वो स्पिरिट लेवल बता देता है, क्योंकि इसमें एक बबल होता है, वो सेंटर में रहना चाहिए अगर क्षैतिज होने पे। अगर वो क्षैतिज नहीं है तो वो बबल अपने सेंटर से हट जाता है, जो दर्शाता है कि आपका स्तर हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है। प्लम्बॉब दीवार की ऊर्ध्वाधरता को जांचने के लिए इस्तेमाल होता है। मैसन स्क्वायर समकोण जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइन तथा पिन का इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा कि लाइन, एक डोरी बांधी जाती है जो रद्दे की अलाइनमेंट को दर्शाती है। पहले एक ईंट लगाई जाती है साहुल में, दूसरी ईंट लगाई जाती है साहुल में, फिर उन दोनों को आपस में डोर मानते हुए इस प्रकार से लगाते हैं कि बाकी जो ईंट लगाई जाए वो एक सीधी अलाइनमेंट में लगें। तो रद्दे के अलाइनमेंट को जांचने के लिए लाइन तथा पिन का इस्तेमाल होता है। स्केच सॉफ्ट ईंट को काटने तथा सतह को सुंदर दिखाने के लिए। बोल्स्टर ईंटों की यथार्थ कटाई के लिए। और जॉइंटर जोड़ों पर बिंदु अंकित करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये था आज का हमारा प्रशिक्षण, जिसमें हमने जाना कि चिनाई किसे कहते हैं, ईंट चिनाई के क्या क्या लाभ हैं, और उसमें प्रयुक्त होने वाले तकनीकी शब्दों के बारे में हमने जाना। जैसे फ्रॉग था, हेडर था, स्ट्रेचर था, हेडर कोर्स था, स्ट्रेचर कोर्स था, तो ये बैक था, हर्टिंग थी, फेस था। तो इस तरह के हमने तकनीकी शब्दों के बारे में जाना। और ईंट चिनाई की कौन कौन सी चाल होती है, किस प्रकार से ईंटों को आपस में बांधा जाता है, उसके बारे में हमने जाना। जैसे हमारे स्ट्रेचर बाउंड हो गया, हेडर बाउंड हो गया, इंग्लिश बाउंड हो गया, फ्लेमिश बाउंड हो गया, सिंगल फ्लेमिश, डबल फ्लेमिश, गार्डन वॉल बाउंड हो गया। तो इस तरीके के हमने ईंट की चिनाई की चाल के बारे में जाना। और ईंट की चिनाई के लिए आवश्यक उपकरण कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आज हमने जाना। आज के प्रशिक्षण में जितना भी मटेरियल लिया है वो निमिक की बुक से लिया गया है, ड्राफ्टमैन सिविल, और ड्राफ्टमैन सिविल की बुक अभिषेक आर.जी की है, उनके द्वारा लिया गया है। आज के प्रशिक्षण में इतना ही। मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।